नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एजुकेशन स्पेशल चैनल के माध्यम से आपके सामने अलग अलग विषयों के अलग अलग चैप्टर वाइज वीडियो ला रहे हैं। इसी तारतम्य में आज हम कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान का चैप्टर जो 5 है विधायी का, उसको समझेंगे। उसका पहला भाग मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आज दूसरे भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे और उनके उत्तरों को समझेंगे। समझने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि पूरा जो आंसर है, पूरा चैप्टर है, आपको कवर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। आरिफ ये जानना चाहता था कि अगर मंत्री ही अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं और बहुसंख्यक दल अक्सर सरकारी विधेयक को पारित कर देता है तो फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका क्या है? आप आरिफ को क्या उत्तर देंगे? आरिफ का मानना है कि संसदीय प्रणाली में अधिकांश बिल सरकारी बिल होते हैं जिन्हें मंत्री ही तैयार करते हैं और मंत्री ही उसको पेश करते हैं, क्योंकि सदन में सरकार उस दल की होती है जिस दल का सदन में बहुमत होता है। इस स्थिति में व्यावहारिक रूप से यह स्थिति बनती है कि संसद तो केवल उन बिलों पर स्टैम्प लगाने वाली संस्था बन गई है जिन बिलों को मंत्री पेश करती हैं, परंतु सरकार बनाने के बाद सदन कार्यपालिका और विधान पालिका में बंट जाता है। विधान पालिका के सदस्यों का दायित्व यह होता है कि वे सदन में जनहित को ध्यान में रखकर सरकार के निर्णयों का समर्थन करें या विरोध करें, भले ही वे किसी भी दल के हों। कार्यपालिका पूरे सदन के प्रति जिम्मेदार होती है। सरकारी दल के सदस्य व विरोधी दल के सदस्य सभी विधान पालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका में मंत्री व प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। शासक दल के सदस्य सरकार की हर सही व गलत बात का समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी भी संसद के सदस्यों के रूप में अपनी भूमिका होती है। आप निम्नलिखित में से किस कथन में सबसे ज़्यादा सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण दें। पहला बिंदु है, सांसद विधायकों को अपनी पसंद की पार्टी में शामिल होने की छूट होनी चाहिए। दूसरा है, दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के नेता का दबदबा पार्टी के सांसद विधायकों पर बड़ा है। तीसरा है, दल बदल हमेशा स्वार्थ के लिए होता है और इस कारण जो विधायक सांसद दूसरे दल में शामिल होना चाहता है उसे आगामी 2 वर्षों के लिए मंत्रिपरिषद के लिए अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। तो इनका उत्तर हम समझेंगे। हम तीसरे कथन से सबसे अधिक सहमत हैं। दल बदल अधिकांश सभी राजनीतिक दलों में स्वार्थ पर आधारित किया गया कार्य है। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जहां सिद्धांत के मतभेद के कारण दल बदल हुआ हो। भारत में दल बदल को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए गए दूसरा संविधान इस दिशा में एक प्रभावकारी कदम था, परंतु इससे भी दल बदल घटा नहीं बल्कि इससे अधिक और बढ़ा। और यह सुझाव सही है कि दल बदल को रोकने के लिए कठोर सख्त दंड आवश्यक रूप से निश्चित किया जाना चाहिए। जो भी यह भी हो सकता है कि दल बदल करने वाले सदस्यों को मंत्री व अन्य किसी महत्वपूर्ण लाभ के पद से निश्चित समय के लिए वंचित कर देना चाहिए ताकि दंड के भय से इस दल की बदल की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया जा सके। एक अगला प्रश्न है, डाली और सुधा इस बात पर चर्चा चल रही थी कि मौजूदा वक्त में संसद कितनी कारगर और प्रभावकारी है। डाली का मानना था कि भारतीय संसद के कामकाज में गिरावट आई है। यह गिरावट एकदम साफ दिखती है क्योंकि अब बहस मुबाहिसे पर समय कम खर्च होता है और सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करने वॉकआउट करने में ज़्यादा समय होता। सुधा का तर्क था कि लोकसभा में अलग अलग सरकारों ने मुंह की खाई हैं, धराशायी हुई हैं। आप सुधा और डाली के तर्क के पक्ष या विपक्ष में कौन सा तर्क देंगे? डाली का कथन उत्तर जानेंगे। डाली का कथन सही है कि सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ ही बहस करने व गतिविधियों में नष्ट हो जाता है। उपयोगी कार्य कम हो पाते हैं। संसद के वातावरण व कार्यविधि में गिरावट आई है जिससे संसद की गरिमा को भी धक्का लगा है। आए दिन संसद में गैर संसदीय भाषा का प्रयोग होता रहता है और शोर शराबे में कोई किसी की नहीं सुनता। सदन के अध्यक्ष प्राय असहाय दिखाई देते हैं। छोटी छोटी बात में चप्पलें भी चलती हैं। कई राज्यों में हिंसात्मक घटनाएं भी होती रहती हैं। इस सब के होते संसद का प्रभाव व गरिमा में गिरावट आई है, जो कि एक गंभीर विषय है। सुधा का कथन भी सही है कि बार बार सरकारें गिरती हैं। जिस प्रकार की संसद में बहुमत समाप्त हो जाता है वह सरकार गिर जाती, परंतु यह भी कोई अच्छा लक्षण नहीं है। यह भी संसद की गिरती गरिमा और प्रभाविकता का परिचायक है। अगला है, क्रमवार जमाना है इनको, तो ये तो आप जमा सकते हैं। सबसे पहले किसी विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाए। विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अब बताएं कि अगर वह इस पर हस्ताक्षर नहीं करती तो क्या होता है। विधेयक दूसरे सदन में
भेजा जाता है और वहाँ से इसे पारित कर दिया जाता है। विधेयक का प्रस्ताव जिस दिन सदन में उसे विधेयक पारित होता है, विधेयक की हर धारा को पढ़ा जाता है, प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। विधेयक उप समिति के पास भेजा जाता है, समिति में कुछ फेरबदल करती है, चर्चा के लिए सदन भेज देती है। संबद्ध मंत्री विधेयक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव करता है। विधि मंत्रालय का कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। अब इनको क्रम से गुजरना पड़ता है। कौन कौन से क्रम सही है? पहले 6 नंबर का सबसे पहले आएगा, संबद्ध मंत्री विधेयक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव करता है। फिर विधि मंत्रालय का कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। किसी विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। फिर इसके बाद अगला क्रम आता है, विधेयक उप समिति के पास भेजा जाता है। उप समिति उसमें कुछ फेरबदल करती है, चर्चा के लिए सदन में भेजा जाता है। फिर इसके बाद ड वाला आएगा, विधेयक की हर धारा को पढ़ा जाता है और प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। विधेयक का प्रस्ताव जिस सदन में हो उसमें यह विधेयक पारित होता है। दूसरे सदन भेजा जाता है, वहाँ इसे पारित किया जाता है। और विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। बताएं अगर वह इस पर हस्ताक्षर करता या नहीं करता तो क्या होता। ये इसका क्रम रहता है। अब जो अतिरिक्त प्रश्न हैं उनको भी हम जान लेते हैं। विधायिका से आप क्या समझते हैं? विधायिका सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इसमें अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। पहले सरकार की सभी शक्तियां एक ही हाथों में सीमित होती थी, परंतु आज तीनों प्रकार की शक्तियां अलग अलग संस्थाओं में हैं। सदन को इसकी बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग आदि अत्यंत जीवंत बनाए रखते हैं। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। दूसरा प्रश्न है, द्विसदनात्मक विधायिका से आप क्या समझते हैं? जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा कहा जाता है तो दूसरे सदन को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 5 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका हैं। बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे समाज के सभी वर्गों, देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। अगला प्रश्न है, द्विसदनात्मक विधायिका वाले 5 राज्यों के नाम बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्विसदनात्मक जहाँ पर विधानसभा है और विधानमंडल है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यहाँ पर विधायिका के द्विसदनात्मक है, विधानमंडल भी है और विधानसभा भी है। अगला प्रश्न है, संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है? हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है, राज्यों की विधायिकाओं को विधानमंडल कहते हैं। भारतीय संसद में 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। भारतीय संसद के एक सदन को राज्यसभा कहा जाता है तो दूसरे सदन को लोकसभा कहते हैं। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया है। अब केवल 5 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका हैं। विविधताओं से परिपूर्ण बड़े देश प्राय द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि वे समाज के सभी वर्गों एवं देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सकें। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय पर भेजा जाता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है और इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, विधायिका के क्या कार्य हैं? विधायिका के कामकाज। संसद पूरे देश या देश में किसी भी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्राय कानूनों को केवल स्वीकृति देने मात्र का काम करती हैं। विधेयकों को तैयार करने का वास्तविक काम तो किसी मंत्री के निर्देशन में नौकरशाही करती हैं। विधेयक का उद्देश्य संसद में उसे प्रस्तुत करने का समय मंत्रिमंडल तय करता है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता है। संसद के अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर बिना सरकार के समर्थन के ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, संसद के क्या कार्य हैं, उनका वर्णन कीजिए। कानून बनाने के अतिरिक्त संसद के अनेक कार्य हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण और उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना। दूसरा है वित्तीय कार्य। तीसरा है प्रतिनिधित्व कार्य। चौथा है बहस का मंच और पांचवा है संवैधानिक कार्य। छठा है निर्वाचन संबंधी कार्य। सातवां है न्यायिक कार्य। आठवां है विधायी संबंधी कामकाज। ये सारे कामकाज, इनके बिंदुओं को अपन विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके वर्णन भी आप जान सकते हैं। तो सारे संसद के द्वारा
किए जाते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा की शक्तियों और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना। लोकसभा के पास क्या क्या होता है? संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है, धन विधेयक और सामान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती हैं, कर प्रस्ताव, बजट, वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती हैं, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करती हैं, संविधान में संशोधन करती हैं, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती हैं, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती हैं और समिति और आयोग का गठन करती हैं, उनके प्रतिवेदनों पर विचार कर सकती हैं। राज्यसभा की शक्तियों की बात करें तो सामान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती हैं, धन विधेयकों में संशोधन प्रस्ताव पारित करती हैं, संवैधानिक संशोधनों को पारित करती हैं, प्रश्न पूछकर, संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती हैं तथा उन्हें और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो साथियों, राज्यसभा की विशेष शक्तियों के वर्णन हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के थोड़ा वीडियो बड़ा लंबा हो चुका है तो यहीं पर अपन समाप्त कर रहे हैं। आशा करता हूं कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।